गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए जी, कैसे हैं आप लोग सारे के सारे? अच्छे हैं? ठीक है बेटा, एकदम बढ़िया। चलो, वेरी गुड, एक नंबर, झकाश, क्या बात है। मैं समझता हूँ हमने ये पढ़ लिया था, 78 भी पढ़ लिया था। वेरी नाइस। ओ भाई हर्षित, ऐसा मत बोलो। बोल रहा है वी आर पॉजिटिव। ना 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 ना, पॉजिटिव इज द मोस्ट नेगेटिव वर्ड nowadays. Don't say we are positive. ना, बिल्कुल नहीं। कोई भी बोले बी पॉजिटिव तो कहना तू हो जा भाई, मेरे तो नहीं होना। कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज इन टाइम, तो चार्ज होल्डर ही आरओसी के पास चला जाएगा। आरओसी गिव्स 14 days नोटिस टू कंपनी। कंपनी अगर सफिशिएंट कॉज बता दे तो चार्ज रजिस्टर नहीं होगा, ना बता पाए तो आरओसी चार्ज रजिस्टर कर लेगा। ऐसा करने में जो भी खर्च आया है कंपनी से रिकवर कर सकेगा चार्ज होल्डर। तो देखो क्या कहानी थी, ये है चार्ज होल्डर। कंपनी और चार्ज होल्डर के बीच एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट हुई डे 1 पर। बैंक ने यानी कि चार्ज होल्डर ने कंपनी को लोन दे दिया। ये सेक्शन 78 का ही फिर से एक्सप्लेनेशन है। कंपनी ने बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट करा, मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करी और बैंक ने कंपनी को लोन दे दिया। ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्ज, इट इज विद द कंपनी राइट फ्रॉम डे 1। बट अगर 30 दिन निकल जाने पर भी कंपनी ने चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और बल्कि 10 दिन एक्स्ट्रा निकल गए, 30 छोड़ो 40 दिन निकल गए, तो चार्ज होल्डर जो है खुद ही आरओसी को अप्लाई कर देगा कि भाई साहब ये चार्ज रजिस्टर कर लीजिए, ये बेकार है कंपनी, इसने अभी तक कराया नहीं रजिस्टर। पर आरओसी चार्ज रजिस्टर करने की जगह कंपनी को नोटिस दे देता है। और देखो डे 41 पे अगर नोटिस दिया तो 14 दिन का टाइम देगा, तो डे 55 तक अगर कंपनी कोई जवाब ना दे तो आरओसी विल अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये सब करने में जो चार्ज होल्डर का खर्चा हुआ है कंपनी वो सब उसको रीएम्बर्स कर देगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके, अब हम जंप मारते हैं सीधे 78 के बाद में सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज पे। देखो हमने पढ़ा कि जब चार्ज क्रिएट हो तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सर इज देयर अ टाइम लिमिट फॉर चार्ज होल्डर टू अप्लाई टू आरओसी? हाँ बेटा वही ना, 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन। तो 60 दिन 120 दिन वाली टाइम लिमिट चार्ज होल्डर पर भी अप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। देखो चार्ज क्रिएट करा तो आरओसी में रजिस्टर कराया, ऐसा हमने सेक्शन 77, 78, 79 वगैरह में पढ़ा। चार्ज मॉडिफाई हुआ तो भी आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवाया। कोई प्रॉपर्टी चार्ज सहित खरीदी तो भी आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवाया, है ना। अब जब चार्ज खत्म हो जाए उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सर चार्ज क्यों खत्म हो जाएगा? अरे आपने बैंक से लोन लिया था ना, लोन पूरा चुका दिया, तब आप बैंक को क्या बोलोगे कि जो बिल्डिंग हमने मॉर्गेज की तुम्हारे फेवर में, इसके पेपर्स हमको वापस करो, चार्ज खत्म। समझ गए आप? तो बैंक भी बोलेगा हाँ अच्छी बात है, ले जाओ तुम्हारे पेपर्स वापस, चार्ज खत्म। तो भाई चार्ज क्रिएट हुआ था तुम्हारे और बैंक के बीच, तुमने आरओसी को बताया, उसने रजिस्टर में लिख लिया।
अब चार्ज खत्म हो गया, तब भी तो बताओ आरओसी को। अरे सर अब क्या बताना, अब तो हो गया खत्म। ना ना ना, सपोज चार्ज खत्म हो गया और कुछ बच्चे इधर उधर खो गए, चार्ज क्या हो गया, खत्म। क्यों? क्योंकि सपोज लोन चुका दिए, सारे प्रॉपर्टी के पेपर कंपनी के पास आ गए वापस, आरओसी को नहीं बताया, इस बात को 2 साल भी निकल गए, अब कंपनी ये प्रॉपर्टी बेचने जा रही है, बायर भी बहुत होशियार है, वो www.mca.gov.in पे गया तो कंपनी ने जितने भी चार्ज क्रिएट करे उनकी लिस्ट आ जाती है। याद करो, मैंने आपको शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए दिखाया हो, नहीं दिखाया तो आप देख लेना घर जाकर के। तो आपने देखा वहां पे जाकर के कि अरे यार ये वाली प्रॉपर्टी जो कंपनी हमको बेचने की कोशिश कर रही है, आरओसी के रजिस्टर के हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी बैंक में रखी है, मॉर्गेज्ड है। बायर भड़क गया, चीटर, कंपनी को बोल रहा है बायर, यू चीटर, तुम वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हो जो चार्ज है। अरे कंपनी बोली शांत हो जाओ भाई, हम वो प्रॉपर्टी नहीं बेचने की कोशिश कर रहे जिसपे चार्ज है, वो हो गई प्रॉपर्टी फ्री, चल तेरे को मैनेजर से मिलाता हूं बैंक में। मैनेजर भी बोले हाँ भले लोग हैं, ये प्रॉपर्टी फ्री हो गई है। अरे बोले पर वो रजिस्टर में तो लिखा है, अरे बोले वो रजिस्टर तो ऐसे ही है फालतू, ठीक है, इसके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई, लेकिन इसके दिमाग में क्या गया कि वो रजिस्टर तो ऐसे ही है फालतू। ऐसा 10 20 50 100 1000 बार हो गया कि प्रॉपर्टी फ्री थी लेकिन वहां चार्ज था, तो लोग क्या समझेंगे, अरे वो रजिस्टर तो क्या है फालतू। अब एक बार प्रॉपर्टी वाकई चार्ज थी, बंदे वाला वहां तो लिखा है चार्ज है, कंपनी बोल रही अरे वो तो ऐसे ही है फालतू, हो गई प्रॉपर्टी फ्री। पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना इस पूरे चैप्टर का, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, समझे आप, पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इस चैप्टर का। इसी को मद्देनजर रखते हुए बोल दिया कि चार्ज क्रिएट करते समय रजिस्ट्रेशन कराना जितना जरूरी है, चार्ज सेटिस्फाई होते समय भी रजिस्ट्रेशन करवाना उतना ही जरूरी है। तो बोला गया कंपनी शुड रिपोर्ट, पहले एक मिनट समझ लो, रुक जाओ, रुको रुको रुको, ऑनलाइन वालों रुक जाओ, रुको जरा 2 मिनट, पहले समझ लेते हैं फिर इकट्ठा नोट कर लेना। 30 दिन के अंदर चार्ज सेटिस्फेक्शन का नोटिस आरओसी को दो। सर व्हाट इफ वी मिस द डेडलाइन, क्या होगा ये 30 दिन हम चूक जाएं, तो फिर 270 दिन और हैं तुम्हारे पास, यानी कुल कितने दिन हैं, 300। 30वें दिन तक रजिस्टर करा लो, जो 30वें तक रजिस्टर नहीं करवा पाए तो 300वें तक रजिस्टर करवा लो। ओके अच्छा 1 मिनट, अभी नहीं लिखना ना, रुक जाओ, ऑनलाइन वालों रुको जरा। हुआ ये कि चलो ये तो सर 30 दिन की टाइम लिमिट थी, हमने तो 10वें दिन ही आरओसी को सूचना दे दी कि भाई साहब वो बिल्डिंग फ्री हो गई है, आपके रजिस्टर से वो हटा लो। आरओसी बोलेगा पागल, झूठे, चार्ज अभी भी कंटिन्यूड है और तू आ गया झूठ बोलने कि नहीं नहीं चार्ज तो फ्री हो गया, खत्म हो गया। क्यों माने तेरी बात, चार्ज सेटिस्फाई हो गया। इसके 2 रास्ते हैं, जो चार्ज सेटिस्फेक्शन का फॉर्म आरओसी के पास फाइल करते हो, उस पर न केवल कंपनी अपनी डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर दे, बल्कि चार्ज होल्डर, मनी लेंडर की डिजिटल सिग्नेचर भी साथ में लगा दे। यानी न केवल कंपनी साइन करे बल्कि चार्ज होल्डर भी साइन करे और आरओसी को दे दो कि भाई साहब चार्ज खत्म, पैसा हजम, तो आरओसी कर ही देगा। बट अकेले कंपनी नोटिस दे कि हो गया खत्म हो गया, आरओसी बोलेगा रुक, वो चार्ज होल्डर को नोटिस देगा। अब देखो उल्टा चल रहा है, पहले पिछले सेक्शन में कंपनी को नोटिस दे रहा था कि रजिस्टर कर लें क्या, अब चार्ज होल्डर को नोटिस दे रहा है कि सेटिस्फाई कर दें क्या। 14 दिन के अंदर कारण बता, 14 दिन के अंदर कारण बता।
अगर चार्ज होल्डर कारण बता दे कि अरे अरे रुको रुको रुको, मेरे पैसे बाकी हैं, ऐसे कैसे सेटिस्फाई, तो आरओसी चार्ज सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर ये कोई कारण न बताएं, मतलब कोई ऑब्जेक्शन न लें, तो आरओसी चार्ज सेटिस्फाई कर देगा, यानी रजिस्टर से उस चार्ज को क्लोज्ड की स्टेटस में डाल देगा। अच्छा, और एक मजे की बात, किसी कंपनी के बारे में आरओसी को अपने सूत्रों से पता चल जाए तो आरओसी सुओ मोटो, कौनसो मोटो, हाँ कितनो मोटो, सुओ मोटो, मतलब अपने हाथ से, ऑन इट्स ओन, खुद ही उसको पता चल जाए कि अरे वो देश की सबसे बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा चार्ज सेटिस्फाई हो गया, हमको बताया ही नहीं, हद हो गई। चलो कोई नहीं, हमको तो अपना रजिस्टर अपडेटेड रखना है, तो हम खुद ही स्वयं की इच्छा से ही चार्ज को क्या कर लें, सेटिस्फाई, छापो। अच्छा, एक बच्चे ने ये भी पूछा कि सर ये 300 दिन में चार्ज रजिस्टर कराएंगे सेटिस्फेक्शन का, तो क्या एक्स्ट्रा फीस लगेगी? हाँ बेटा, बिल्कुल सही सोचा आपने कि 30 दिन में नॉर्मल फीस लगेगी, और जो 300 दिन में आप पहुंचे तो फिर ना लेट फीस लग जाएगी आपके ऊपर। एक मिनट, हाँ बेटा, 30 दिन में पहुंच गए तो कौन सी वाली फीस लगेगी? नॉर्मल। पर जो 300 दिन में पहुंचे, मतलब 30 दिन के बाद गए, तो फिर लेट फीस भी लगेगी। सर हर दूसरी चीज तो आरओसी को बतानी पड़ती है। बिल्कुल सही बेटा, ये आरओसी ना आरओसी नहीं है, ये तो आपकी मम्मी है। हर दूसरी नहीं, हर चीज ही इनको बतानी पड़ती है। लड़के थोड़े शॉर्ट में बता देते हैं, लड़कियां मम्मी से रोज डिटेल में सारी चर्चा कर लेती। होती है चर्चा फ्रंट बेंच, नहीं बात करते मम्मी से? वेरी बैड, आपकी मम्मी को भड़काता हूँ मेरे को अभी। नहीं नहीं, आरओसी जब सुओ मोटो करता है ना, तो ऐसे तो सुओ मोटो अव्वल तो करता नहीं है। क्या जैसे आप कभी सुनते हो ना, कोर्ट भी कुछ मामले खुद ही सुन लेता है बिना किसी के केस करे। कभी कभी जज साहब का दिमाग सटक जाए तो जज साहब खुद ही केस कर देते हैं। मैंने एक दिन एक किस्सा सुनाया था, रिपीट कर देता हूँ, कि एक बहुत बड़े जज साहब हैं, वो अभी कोविड पीरियड में एयर ट्रेवल करने निकले, तो उनने देखा कि भाई फ्लाइट में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, और एयर होस्टेस बोल रही है तो उसकी बात पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो बेचारी बोल बोल के थक जाती। अब वो उन्होंने कोई मुस्टंडर तो रखे नहीं है, एयर होस्टेसेस रखी हैं, फीमेल्स रखी हैं जो अच्छे से बिहेव करती हैं, वो रखे होते बाउंसर तो मिला के एक देता, झापड़ चल मास्क पहन। वो कर नहीं सकती एयरलाइन, उनकी इमेज के खिलाफ हो जाए, लोग वीडियो बना के वायरल कर दें, तो लोग पहन नहीं रहे मास्क। जज साहब बहुत दुखी हो गए इस बात से कि यार इतना पेंडेमिक में सब लफड़ा है और तुम मास्क नहीं पहन रहे। जज साहब ने लैंडिंग करने के बाद, घर पहुंचने के बाद, सबसे पहला काम ही ये करा, सुओ मोटो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर ली।
कि एयरलाइंस सख्ती से इसका पालन करवाएं और जो पैसेंजर्स नहीं माने उनकी तो भैंस की टांग कर दे पूरी, उनको बैन कर दे फ्लाइंग से अक्रॉस ऑल एयरलाइंस और ये और वो, और पार्टी बना लिया डीजीसीए को, मतलब वो जो फ्लाइंग अथॉरिटी की परमिशन देती वो और एयरलाइन को, और केस की तारीख वारीख लगा के डिसीजन दे डाला। ऐसा होता है ना, किसी अथॉरिटी की खुद की आत्मा जाग जाए तो वो सुबह मोटो काम, पर वो सुबह मोटो काम कर रहे हैं तो हवा में नहीं कर रहे हैं, पहले वो मामले की जांच करेंगे, देखेंगे, नहीं तो मालूम पड़ा चार्ज अभी भी जिंदा है और आरओसी ने सेटिस्फाई कर दिया और कंपनी को मजा आ रहा है कि अरे वाह लोन चुकाया नहीं, प्रॉपर्टी फिर भी फ्री हो गई। नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करते वो। बताओ, ये भी बताते हैं मम्मी को कि आज आपने क्या पढ़ा है, वो मत बताया करो, एक फीस में 2 लोग पढ़ रहे हो, गलत बात है। चलो बेटा आगे आ जाओ। एक होता है, देख रहे हो इनको जानते हो, इन अंकल से आप साक्षात तो नहीं मिले आई नो, बट आपने इनको कहीं ना कहीं मूवी में कहीं ना कहीं देखा होगा ना। नहीं नहीं, यमराज हैं ये, यमराज। कभी मुलाकात हुई नहीं, भगवान करे जल्दी हो भी ना आपकी मुलाकात। ये बेचारे ओवर टाइम कर रहे हैं आजकल। हाँ आपको मालूम है ये ओवर टाइम कर रहे हैं आजकल, और आप असावधानी रखोगे तो इनका काम और बढ़ जाएगा। कंपनी के केस में ये लिक्विडेटर जैसे हैं कि अगर ये आ गए मतलब कंपनी का काम हो चुका है तमाम, कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो जो बंदा अपॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप के समय ये आते हैं लिक्विडेटर महोदय। इन भाई साहब को देखा है कभी? हाँ सर्किट, तो ये ओ भाई क्या करके और ये आ जाएंगे, इनको ठेका मिलता है कि हाथ पैर दौड़ दो एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ऊपर पहुंचाने का नहीं है इनका काम। ही इज लाइक रिसीवर, ये आए हाथ पैर तोड़े लपड़ मारे सिर फोड़ा पैसे वसूले और ले गए, इसके बाद भी आप जिंदा बच गए तो बच गए, वो आपकी इच्छा है किस्मत है वॉटेवर, पैसों के बिना। कंपनी के केस में इस तरह का काम कौन करता है, रिसीवर, रिकवरी ऑफ अमाउंट। दोनों में फर्क है, जरा एक मिनट समझना कि एक कंपनी में आप लोग डिवेंचर होल्डर्स हैं या डिपॉजिटर्स हैं, चलो एक कंपनी में आप लोग कौन है, डिपॉजिटर। वो याद है डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ट्रस्टी अपॉइंट करे थे हमने, है ना, तो ट्रस्टी अपॉइंट हो गए, कंपनी ने डिपॉजिटर का रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, ट्रस्टी एकदम पावर में आ गया कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। कंपनी की हालत इतनी, अच्छा और ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, डिपॉजिट भला अनसिक्योर्ड होते हैं कभी, हाँ कि ना? ये देखो यमराज आ गया, नमस्ते कर रहा है मेरे से, बोलो अनसिक्योर्ड होते हैं क्या डिपॉजिट? हाँ जी हाँ बिल्कुल होते हैं, बस इतना याद रखना है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के लास्ट पॉइंट के हिसाब से कि अनसिक्योर्ड हैं तो ढिंढोरा पीटो कि ये अनसिक्योर्ड हैं, और अगर सिक्योर्ड हैं तो फिर ऐसे केस में आपको 30 दिन में चार्ज क्रिएट करना पड़ता है और ट्रस्टी भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, ठीक है। मान लो आप जो हैं अनसिक्योर्ड डिपॉजिटर्स हैं, कंपनी ने आपका पैसा चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, आपके पास तो सू करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, क्या कर दोगे आप कंपनी के ऊपर, सू, यू विल सू ऑन कंपनी। कंपनी बोलेगी अरे ये क्या है, आप बोलोगे पैसे नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। अब कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट ने उठा के बोल दिया कि जिस कंपनी के पास लोगों को देने के पैसे नहीं है वो कंपनी अगर जिंदा रह गई तो और लोगों के पैसे खा जाएगी, तो किसको बुला लाएंगे, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर सारी प्रॉपर्टी बेचेगा, अनसिक्योर्ड डिपॉजिटर लाइन में सबसे पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, सबसे पीछे तो नहीं मगर थोड़ा पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, और पहले सिक्योर्ड का पैसा वापस मिलेगा, फिर बारी किसकी आएगी, अनसिक्योर्ड।
कंपनी का वाइंडिंग अप करवा देंगे, कुछ लोगों का पैसा नहीं दो तो वाइंडिंग अप भी करवा देंगे। दूसरा एग्जांपल लो, मान लो डिपॉजिट सिक्योर्ड है, या बैंक लोन आपने लिया है वो सिक्योर्ड है, या डिबेंचर आपने इशू करे हैं वो सिक्योर्ड है, उनका पैसा नहीं चुकाया, उनको गुस्सा आया, उनका पैसा नहीं चुकाया तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला यार लिक्विडेशन ना बहुत लंबी प्रोसेस है, 4-5 साल लग जाना लिक्विडेशन की प्रोसेस में एक मामूली बात है, तो बहुत टाइम के लिए पैसा फंस जाएगा। उन्होंने बोला ये सब झंझट मत पड़ो, अपन कंपनी का क्यों अंतिम संस्कार करवाओ, अपन तो वसूली भाई को ले जाओ, मार पिटाई करेगा, अपनी बिल्डिंग छीन के लाएगा, अपनी बिल्डिंग बेचेगा, उससे पैसे वसूल करेगा, उससे अपना पैसा चुका देंगे। बिल्डिंग के बिना कंपनी चल सकती है तो चलती रहे, और डूबती है तो डूब जाए, वो करवाएं फिर खुद अपना लिक्विडेशन। ये रिसीवर है। हेलो, कंपनीज एक्ट में लिक्विडेटर वर्सेस रिसीवर नाम की कोई सेक्शन नहीं दी है, बट मैं आपको कॉन्ट्रास्ट करके दिखा रहा हूं ना, कि आप नहीं तो कंफ्यूज ही हो जाओ, या आप इस पे ध्यान ही ना दो कि एक लिक्विडेटर होता है एक रिसीवर होता है। फर्क है बेटा दोनों में। जो सेक्शन 84 है ना, वो किससे रिलेटेड है? रिसीवर। पहले पढ़ लो ना, बाद में लिखना इकट्ठा। हैव यू गॉट अपॉइंटेड द रिसीवर? क्या आप रिसीवर बुला लाए हैं? हाँ सर मैं बैंक हूं, ये मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं गया रिसीवर, मैंने कहा रिसीवर अंकल इधर आओ, ये पैसे नहीं दे रहे। तो रिसीवर अंकल को आप लेके आए ना, तो आरओसी को बताओ। मालूम है आरओसी क्या करेगा? पता है? लिख लेगा रजिस्टर में कि रिसीवर आया। आरओसी का सब जमा यही काम है, आप बोलते जाओ वो लिखता जाता है, उसके पास रजिस्टर है ना। रिसीवर जब अपना काम खत्म कर ले, काम तमाम हो जाए, तो अब रिसीवर नोटिस देगा किसको? आरओसी को, कि सर आपके रजिस्टर में लिखा है ना कि मैं आया हुआ हूं, तो अब आप जरा लिख लो कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा काम हो गया। आरओसी क्या करेगा? नोट करेगा, छापो। सर आरओसी को लिखने के अलावा कोई और काम है? हाँ हाँ है, पर लिखता बहुत है फिर भी वो। हाँ, रिसीवर भी फीस लेता है, तो जो प्रॉपर्टी बेचेंगे उसमें से पहले रिसीवर को फीस दे देंगे, फिर बचा हुआ सब बैंक रख लेगा। अरे अनुराग पूछ रहा है कि सर ऐसे मार पिटाई करना तो गलत है। अरे बेटा ये मेटाफर है यार, ये रूपक है, ये तो ऐसा एक उदाहरण है। रिसीवर ऐसा मुन्ना भाई टाइप का आदमी थोड़ी होता है। तो आप फिर क्या समझो, लिक्विडेटर वाकई भैंसे पे आता है? नहीं बेटा नहीं, ये तो ऐसे ही थोड़ा आपको समझाने के लिए, जस्ट टू क्रिएट सम फन। रिसीवर भी एक ऑफिशियल पर्सन है, सूटेड बूटेड टाई वाई लगा के, और लिक्विडेटर भी वैसा ही है। हाँ बेटा बोलो। इंटीमेशन कहाँ लिखा है? रिसीवर विल इंटीमेट आरओसी आफ्टर हिज वर्क। इंटीमेशन वर्ड का मतलब सूचना देना। To give notice to somebody is like giving intimation. सिर्फ अपनी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी बेचना है तो रिसीवर बुला ला। पूरी कंपनी का लंका दहन ही कर देना है, लिक्विडेशन कर देना है, तो ही मेरा पैसा निकल पाएगा, तो लिक्विडेटर बुला लाओ। प्रोसेस है बेटा कंपनीज एक्ट में उनको अपॉइंट करने की। यूजुअली आप एनसीएलटी में अप्लाई करते हो, एनसीएलटी अपॉइंट करके देता है।
सर नोटिस नहीं दिया तो फिर लेट फीस के साथ देना। ये देखो मैंने आपको बताया था ना चार्जेस के बारे में, यार मोदी जी अलग नहीं मानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की वेबसाइट है। किसकी वेबसाइट है? मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की। अब इसमें देखो ना, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारियां हैं यहाँ सब। तो जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे रिलायंस का नाम, उसका कैपिटल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, आखिरी बार कब बैलेंस शीट फाइल करी आरओसी में, वो सब दिख जाता है। साथ में चार्जेस की डिटेल भी दिखती है। जैसे आप ये देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग प्लेज्ड, सारी डिटेल है कि कितने रुपए के लोन के लिए चार्ज क्रिएट हुआ। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कितने रुपए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9,000 करोड़ रुपए। 9,000 करोड़ रुपए के लिए ये चार्ज क्रिएट हुआ था 9 अप्रैल 2007 को, और 20 नवंबर 2007 को इसमें मॉडिफिकेशन भी हुआ था। और फिलहाल इसकी स्टेटस कैसी है? क्लोज्ड, यानी चार्ज सेटिस्फेक्शन की एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे ना प्राइमा फेसी आपको, अब जैसे बुक डेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करा, बुक डेट्स मतलब डेटर्स, डेटर्स गिरवी रख के लोन लिया। 1994 की बात है, ये पुराने जमाने की। अब ये छोटा मोटा एक लोन था और ये चार्ज भी अब क्या हो गया? क्लोज। ऐसे कई बार जो कंपनी ने चार्ज क्रिएट करे, रजिस्टर कराए, वो सारे देखो। अब एक चार्ज ओपन पड़ा है अभी भी, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट करा हुआ ये एक चार्ज जो 2020 24 जून को क्रिएट हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 1800 करोड़ रुपए का चार्ज था। 24 जून 2020 को क्रिएट करा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। सोचो ना, इतनी इंफॉर्मेशन मुफ्त में एकदम आपके लिए, किसी भी हिंदुस्तान की कंपनी के लिए, 10 लाख कंपनियों के लिए इंफॉर्मेशन फिंगर टिप पे अवेलेबल है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू कंप्यूटराइजेशन। नहीं तो ये जानकारी निकालने के लिए पसीने छूट जाते थे एक टाइम पे कि ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ये चार्ज अभी भी ओपन है। ये देखो, ये लिस्ट चली जा रही है, चले जा रही है बेटा। वो खत्म हो गया सब कुछ। वो बेटा प्रॉपर्टी नहीं रही होगी उस टाइम पे, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा डिटेल देखनी है ना, 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। वांट टू सी मोर डिटेल अबाउट इट? ये फ्री इंफॉर्मेशन है। 100 रुपये पैसा दो और 3 घंटे बैठ के सब डाउनलोड कर डालो। इसमें से हर एक चार्ज की इंडिविजुअल फुल डिटेल डाउनलोडेबल है। तो पता चलेगा कि ज़ीरो क्यों है और ये इतना अमाउंट क्या था। और मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है पर कोई नाम तो होगा मूवेबल में भी, कौन सी प्रॉपर्टी, इमूवेबल में कौन सी वाली प्रॉपर्टी की बात चल रही है, कौन सा बंगला, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी फैक्ट्री, सारी फुल डिटेल मिलती है। उसके लिए आपको व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ आपको चार्जेस के बारे में, एक एक चार्ज के बारे में सब कुछ डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। ईयर 2000 से लेके अभी तक का सब डेटा डाउनलोडेबल है, क्योंकि ईयर 2000 में कंप्यूटराइजेशन हुआ था और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ये काम करके दिया था। एंड व्हाट एन एक्सीलेंट वर्क दे हैव डन। बहुत ही शानदार काम उन्होंने ये करके दिया था। इसके लिए पैसा कहाँ से आया था पता है? इस कंप्यूटराइजेशन के लिए ईयर 2000 में भारत सरकार एक कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम लेके आई थी, CLSS। नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तब में, 1999 में।
और 2000 में आ गई CLSS, कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम। तब तक लोग कंपनी लॉ को ना बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लेते थे। तो सरकार ने बोला, अरे भाई लोगों, तुमने बरसों बरसों से एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करे, ये सब चार्ज, ये कहीं तुमने कुछ तो फाइल नहीं कर रखा है कई लोगों ने, तो एक काम करो, इकट्ठा सब फाइल कर दो, और मतलब पेनल्टी हम बहुत कम लेंगे। यूं तो तुम पेनल्टी बरसों की जोड़ने जाओगे तो तुम्हारा हजारों लाखों की हो जाएगी, 25% 20% जितने अमाउंट में ही हम तुम्हारा सब सेटलमेंट कर देंगे, एक बार सब रेगुलराइज कर देंगे। तो देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में अब महीने भर जोरों से ये काम चला था। रात रात देर देर तक बैठ बैठ करके ढेरों कंपनियों के काम करते हैं, उनके मिनट्स बना रहे हैं, उनका ये कर रहे हैं, उनका वो कर रहे हैं, सब रेगुलराइज करके ROC को फाइल करा, और उसमें काफी कम पैसों में कंपनियां रेगुलराइज हो गई, और उससे अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हुआ ये पेनल्टी से, क्योंकि लोग आगे बढ़ बढ़ के आ गए पेनल्टी देने के लिए, कम थी, डिस्काउंट ऑफर था पेनल्टी में। उस पैसे को TCS को दिया, और TCS ने एक शानदार सिस्टम उठा करके खड़ा कर दिया, और आज इसकी वजह से ये जबरदस्त कंप्यूटराइजेशन हमारे सामने। बाद में उन्होंने वेंडर चेंज कर दिया, किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, और अभी आजकल ये साइट मोस्ट ऑफ द टाइम हैंग हो जाती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जीवन में दो बड़े दुख हैं, प्रैक्टिसिंग CS के जीवन में दो बड़े दुख, एक OTP, दो आर्टिकल क्लर्क फुल टाइम यही काम करते हैं, क्लाइंट को फोन लगा लगा के OTP लेते हैं, क्योंकि जितनी फाइलिंग्स करो सब में क्लाइंट के मोबाइल नंबर होते हैं, और हर चीज में क्लाइंट को OTP जाता है। जागरूक क्लाइंट तो तुरंत OTP आते ही फोन उठा के और दे देते हैं, और बाकी आप लगा लगा के थक जाओ। और दूसरा, ये जितनी वेबसाइट है ROC की, इनकम टैक्स की, GST की, जैसे ही लास्ट डेट नजदीक आती है ओवरलोड होके ये सब क्रैश हो जाती है, हैंग हो जाती है। बैठे रहो घंटे घंटे, चल रही है वेबसाइट, सर्वर चला, क्या क्या हुआ। मैंने भी कई बार देखा, इसमें मैंने लॉगिन करा, इसने जबरदस्ती मुझे लॉग आउट कर दिया, मतलब लॉगिन करा, ये अटक गया, फिर मैंने रिफ्रेश करा, साइट बंद कर दी, कंप्यूटर लैपटॉप बंद कर दिया, दूसरा कंप्यूटर खोल लिया, उसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो बोल रहा है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। अरे यार मैं नहीं हूँ भाई, कसम से यार, ROC कसम, मैं नहीं हूँ लॉग्ड इन। अब 3 घंटे मुझे ऐसे ही सता रही है, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, मैं लॉग्ड इन ही नहीं हूँ। फिर आप छोड़ो यार, बाद में देखते हैं, फिर बाद में आप देखते हो, फिर अपने आप हो जाता। तो अभी आप जाओ, आर्टिकलशिप करोगे ना आप, यही सब आपको करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लेवर दे रहा था आपको आर्टिकलशिप का। चलो वापस आ जाएं, ये ROC की वेबसाइट है, इसको विजिट करिए, ढेर सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, ये जो अपने नोट्स में से कुछ मैटर था, एक मिनट, इसमें तो मेरे पास नोट्स है ही नहीं, वेट अ मिनट, देख लेंगे अभी हम, ठीक है। एक आध सेक्शन कोई बीच में छूटा है तो पढ़ लेना उसको आप अपने आप से, नॉट अ बिग डील। 81 और 85 ये उन्होंने बोला कि छोड़ो यार, ICI ने अपने सिलेबस में से हटा दिया। चार्जेस का रजिस्टर बनाना पड़ता है कंपनी को, और चार्जेस का रजिस्टर बनाना पड़ता है ROC को भी, हट गया ये। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्टर ऑफ चार्जेस में अगर आपसे कोई गलत डिटेल फाइल हो जाए ROC को, सर वो हमने चार्ज क्रिएट करा था, कसम से ना टाइमली रजिस्टर भी करा लिया था, अब इनको ये भी डाउट है कि सर ये टाइटल सबसे नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है। उसके पीछे भी एक रीजन है बेटा, मैं कहता हूँ ना जैसे लॉ इज लॉजिक, हर चीज के पीछे एक स्टोरी है, इसके भी पीछे एक स्टोरी है। अब इसको क्या बताऊँ मैं, अभी तो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, नहीं तो पहले तो 100% ऑफलाइन लगती थी क्लास। तो ऊपर वाला बड़ा रूम था, बीच में दीवार नहीं होती थी, रूम नंबर 302, जिसमें 700-800 स्टूडेंट एक साथ बैठ सकते थे।
वो पीछे तक बच्चे बैठते थे ना, पीछे वाले बच्चों को नीचे नीचे का ठीक से दिखता नहीं था मैटर, इसलिए मैंने ये नीचे रख दिया था कि ये तो हेडिंग है, बड़े बड़े अक्षरों में आती है, तो फिर भी जरा सा एक इधर उधर यूं करके देख लो तो दिख जाती है, और बाकी सारा मैटर ऊपर दिख जाए, इसलिए ऐसा करा बेटा। आप ऑनलाइन बैठे हैं तो आपके लिए इसकी यूटिलिटी नहीं है। नहीं सर, अब आप इसको वापस ऊपर लिखो। हाँ बेटा करेंगे। 79 और 80 हो गया। हाँ बेटा पढ़ के देखो नोट्स में से, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चार्ज क्रिएट करा आपने। आज इतने थके हुए क्यों आप लोग सुबह सुबह से, ऐसे मुरझाए हुए से, जैसे ऑलरेडी बहुत आप, ऐसा नहीं, सब ठीक है, बराबर है सब, ऑल वेल। बिल्कुल फ्रेश नहीं दिख रहे हो आज, ऐसे लग रहा हो कि ऐसे ऑब्वियस 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ ऐसा नजर आ रहा है। नहीं नहीं, आप लोग तो दिख ही नहीं रहे हो मुझे, मुझे नहीं मालूम था क्या हो कि नहीं, ये तो इनकी बात कर रहा हूँ। सर वो हमने ना आरओसी को फाइल करा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हो गया था ना, टाइम पे हो गया था, थोड़ी ना डिटेल्स गलत चली गई, बिल्डिंग की डिटेल थोड़ी गलत चली गई, स्टॉक जो हमने हाइपोथेकेट करा उसकी डिटेल गलत चली गई, डेट ऑफ क्रिएशन की डिटेल थोड़ी गलत चली गई, अमाउंट ऑफ चार्ज की डिटेल थोड़ी गलत हो गई। सर वो फाइल हो गया था पर थोड़ा गलत चला गया सर, अब क्या करूं मैं, थोड़ा गलत। अच्छा, मिसस्टेटमेंट फाइल कर दिया आपने अंडर सेक्शन 77। हाँ जी सर, या सेक्शन 79 में चार्ज मॉडिफाई हुआ, उस समय गलत डिटेल फाइल हो गई सर, या प्रॉपर्टी अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज का रजिस्ट्रेशन में थोड़ी मिसस्टेटमेंट फाइल हो गया सर, या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की इंटीमेशन देते समय गलत जानकारी दे दी। अभी टाइम लिमिट का पंगा नहीं है, हो तो गया था टाइम में मगर थोड़ा गलत हो गया था सर। या फिर सुनना, या फिर वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हम फाइल करना ही भूल गए और 300 दिन से भी ज्यादा निकल गए। अब बात में स्टेटमेंट की नहीं चल रही है, माइंडेड, हेलो माइक टेस्टिंग। अब बात चल रही है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हुआ और हम उसको फाइल करना ही भूल गए, 300 इनसो सब दिन निकल गए। ये जितनी गलतियों की लिस्ट आप यहां देख रहे हो, ये सब माफ करने लायक गलतियां हैं। छापो। अच्छा, आज नाटा सर ने बहुत लिखा है इसलिए थक गए। क्या पढ़ लिया आज तुमने सुबह? इंटरेस्टिंग चैप्टर है। राइटिंग में दिक्कत आ गई थोड़ी तो। अच्छा कह रहा नाटा सर ने हमको आरओसी बना दिया, हम अपने रजिस्टर में लिखे जा रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी करा करो तुम लोग तो, हैं अच्छी अच्छी लाते हो।
आपके सारी बैचेस कंबाइन हो गई ना आज से। हाँ तो बच्चा क्या उसके बाद फिर, तो वो इसीलिए ये भी कंबाइन होगी, इसको फिर हम नेगोशिएबल पढ़ेंगे क्योंकि उन लोगों का कंपनीज एक्ट ख़त्म होने को आ गया है, तो हम नेगोशिएबल पढ़ना शुरू करेंगे फिर अब, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। हाँ बेटा मोहित, करेंगे कल। अच्छा छाप दिया, ये तो सब गलतियों की लिस्ट है। अब करना क्या है सर, ये गलती हो गई तो सबसे पहले साबित करो कि सर दिस वाज एक्सीडेंटल सर, जानबूझ के मैंने नहीं किया, कसम से मैंने जानबूझ के नहीं किया, दिस वाज एक्सीडेंटल। अरे आप सड़क पे क्रिकेट खेल रहे, छोटी सड़क, उसमें भी आप क्रिकेट खेल रहे, अब बॉल आई, आपने बल्ला घुमाया, बॉल तो पता नहीं किधर चली गई और बल्ला घूम के पास में भैया जा रहे थे, उनकी नाक पे लगा धाड़ा, वो चारों खाने चित। गली क्रिकेट में तो ऐसा भी हो जाता, बॉल लग जाए वहां तक तो ठीक थी, इनको तो बैट लग गया जोर का। तो इट वॉज एक्सीडेंटल सर, जानबूझ के थोड़े मारा हम, गलती से हो गया ऐसा। और देर वॉज सफिशिएंट कॉज बिहाइंड इट कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए, लेकिन क्या करें, वो हमारे वहां पे तो रेड हो गई थी स्कैम 92 टाइप की, और वो सारे कागज एक रूम में बंद करके चले गए थे, तो कैसे इंटीमेशन देते हम चार्ज की, हाँ सेटिस्फेक्शन की, या इसलिए कुछ कागज अंदर दे कुछ बाहर, तो थोड़ा मिसस्टेटमेंट चला गया, सफिशिएंट कॉज। या फिर चलो ना तो एक्सीडेंटल था ना सफिशिएंट कॉज था, ये हमारा मिसचीव था, चलो मान लो जानबूझ के करा, बट इट इज नॉट प्रेजुडिशियल फॉर क्रेडिटर और शेयर होल्डर। ऐसी छोटी सी मासूम सी गलती हमने कर दी है, पर इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ न कुछ आपको बताना पड़ेगा तो माफी मिलेगी बेटा। ये सब गलतियों की माफी का क्राइटेरिया क्या है, या तो एक्सीडेंटल, पता ही नहीं चला हमसे ऐसा हो गया, और देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर डूइंग सो, सब हमारे नॉलेज में ही हुआ, पर क्या करते, परिस्थितियां ही ऐसी थी। और इट वाज नॉट प्रेजुडिशियल, प्रेजुडिशियल मतलब हार्मफुल, नॉट प्रेजुडिशियल मतलब नॉट हार्मफुल, क्रेडिटर शेयर होल्डर के लिए यह हार्मफुल नहीं था। तो फिर आप एप्लीकेशन लगाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो आप सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज करवाना भूल गए ना, उसकी टाइम लिमिट बढ़ा देगी। सबसे नीचे भूल गए ना वो ओमिशन टू फाइल, ओमिशन टू फाइल वाला पॉइंट, उसकी टाइम लिमिट बढ़ा देगी। या जो ऊपर के 4 पॉइंट हैं, दो से 177 का, 279 के, फिर एक 82 83, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑर्डर करेगी, आरओसी को बोलेगी कि अरे इन्होंने गलत डिटेल दी थी, अब मैं आदेश देता हूं आप इन डिटेल्स को सही कर लो। बेटा पहले ये जो एक्सटेंड टाइम वाला पॉइंट है ना, ये 77 79 पे भी लगता था पहले, 2 नवंबर 2018 के पहले, कि अगर आप चार्ज फाइल करने में डिले कर दो और 6 साल बाद याद आए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ जोड़ो और क्रिएशन ऑफ चार्ज, तब भी रजिस्टर करा सकते थे, पर अब वो गया सब, अब उसमें डिले माफ नहीं की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपने ऐसा नहीं कि मोदी जी के पास जाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उनका एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, डीसीए,
तो डीसीए नाम के सरकारी विभाग के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी। डीसीए किसके अंडर आता है? एमसीए के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। देखो सबसे ऊपर तो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एक तो होती है कैबिनेट। कैबिनेट मतलब कुछ मुख्यमंत्री मिल करके जो बनते हैं वो कैबिनेट। फिर गवर्नमेंट के अंदर होती है मिनिस्ट्रीज। जितने मंत्रालय होते हैं उतने मंत्री होते हैं, मंत्री जी। फिर इन मंत्रालयों के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे सरकारें आती जाती रहती है, मंत्रालय बदलते रहते हैं, डिपार्टमेंट मोस्टली सेम रहते हैं। छाप दिया? गुड। अच्छा, 1 क्वेश्चन ए डे में आज कुछ डिस्कस करने का था खास। क्वेश्चन नंबर 31। 30 तक तो कल हो गया था सेटल अपना सब कुछ। राइट इन ब्रीफ मतलब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि छोटा आंसर चाहिए। द प्रोविजंस रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। नहीं 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 नहीं, ये तो सेक्शन 66 है, ये तो आपको लिखना ही नहीं है। तो आप 32 लिख के लाए होंगे फिर। ऑब्वियस सी बात है ना कि आप 31 ही ढूंढ ढांड के छाप लाए। क्यों यार मेरे को याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो दिया होगा, कौन सा है, पलटो पलटो, ये मिल गया, छाप दिया। 32 नहीं करा बेटा, वेरी बैड ना। अब देखो अपनी सुविधा से गेले बन गए आप, यूं तो जमाने के शाणे हो। सुविधा देखी 31 तो लगता करा ही नहीं, चलो छोड़ो। चलो छोड़ो नालायक, इसकी जगह 32 लिख के लाना था ना फिर। बहुत गंदे बच्चे हो यार। तो अब कल 32 और 33 दोनों को एक साथ डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? कल 32 और 33 दोनों का आंसर लिख करके लाना। दोनों को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सेवेंटी सेवन में हमने क्या पढ़ा बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में सब कुछ। 78 में हमने पढ़ा कि अगर आप चार्ज न रजिस्टर कराएं तो कौन करवा देगा? चार्ज होल्डर। 79 सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एक बार चार्ज रजिस्टर हो जाए तो सारी दुनिया के बारे में मान लेंगे कि उनको इस चार्ज के बारे में पता है। ऐसा पढ़ाया मैंने कुछ आपको? हाँ, वो 79 था। अच्छा सर, लेकिन किस दिन से मानेंगे कि ये सबको मालूम पड़ गया कि ये चार्ज क्रिएट हुआ है? जिस दिन आरओसी के रिकॉर्ड में रजिस्टर हुआ है उस दिन से सबके बारे में ये मान लेंगे कि ये चार्ज एक्चुअली रजिस्टर हुआ है। 82 हमने पढ़ लिया कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज भी आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। 83 हमने पढ़ा कि आप सिवो मोटो रजिस्ट्रेशन भी चार्ज का करा सकते हैं, ठीक है? फिर सर वो 81 85 तो कहीं दिख नहीं रहा है, वो ऑलरेडी डिलीट कर दिया।
इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से। 84 हमने क्या पढ़ा कि रिसीवर अपॉइंट होता है तो आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। 86 हमने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, पर इसमें क्या दिया है, पनिशमेंट। इफ एनी कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर मतलब चार्ज वाला चैप्टर 77 से 87 तक के सेक्शन, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with imprisonment or with fine or with both। कंपनी पे जो फाइन लगेगा वो तो लगेगा ही, इसके अलावा ऑफिसर पे भी फाइन लगेगा और ज़रूरत पड़ने पे ऑफिसर को जेल भी भेजा जा सकता है। इफ एनी पर्सन विलफुली फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब फ्रॉड की इंटेंशन से झूठी जानकारी दे दी है तो फिर बड़ा वाला फाइन और बड़ी वाली जेल हो जाएगी। और उसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा, 447 सेक्शन विल बी एप्लीकेबल, जिसमें ज़्यादा फाइन बताया है। 87 हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ा कि अगर आपने कोई भी गलतियां करी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, माफ़ी मांगो और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मौका देगी कि अब आप उन गलतियों को ठीक कर लें। फियांशु पूछ रहा है सर एक्चुअरी कौन होते हैं? बेटा जो इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं और जो फ्यूचर लॉस का असेसमेंट करते हैं उनको एक्चुअरी कहते हैं। हाँ बेटा, न्यू स्टूडेंट्स की एक सेपरेट क्लास अपन रखेंगे, पर मैं बताऊंगा कल शाम को रहेगी या कल दोपहर को, एज द केस में भी, तब मैं आपको 447 भी पढ़ा दूंगा। हाँ बेटा, प्रीवियस लेक्चर की रिकवरी के लिए न्यू स्टूडेंट्स हर्षित भैया को संपर्क करें। चलिए, तो अभी एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। या आप कहो तो एक ओरल टेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या करें, एक ओरल टेस्ट कर लें यहाँ बैठे बच्चों की, या फिर ये पढ़ लें? अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, सेक्शन 1 to 50 की टेस्ट अब किसी भी दिन हो जाएगी कि आप क्लास में आप बैठोगे और पेपर बढ़ जाएगा कि ये लो आज पेपर है। अब आपको उसकी तैयारी रखनी है। विदाउट फर्दर प्रायर इंटरमेशन किसी भी दिन रिटर्न टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जाएगी। चलिए, चैप्टर नंबर 7 इज फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। छोटा सा सेक्शन है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। डू यू थिंक कि नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी एक रजिस्टर बनाती होगी, रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स? तभी तो मालूम पड़ेगा कि हमारे स्टूडेंट्स कौन कौन हैं। डू यू थिंक कि ICAI एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाता है? ICAI उनके पास है रजिस्टर ऑफ मेंबर? उनको तो पता होना चाहिए ना कि उनके मेंबर कौन कौन लोग हैं। हाँ? और बल्कि उसी रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए ही तो आप सुबह 8 से शाम को 6 तक यहां बैठने को तैयार हो, राइट? क्योंकि उस रजिस्टर में नाम लिखवाना है आपको। सर मैं ना रात को चुपके से घुस जाऊंगा उनके ऑफिस में और ना उनके रजिस्टर में अपना नाम लिख के आ जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है। ICAI भी इसीलिए रजिस्टर बनाना है ना बेटा, कि ताकि पता पड़े कौन मेंबर है। सर वो रजिस्टर घूम जाए तो क्या मजा है, फिर तो मैं भी क्लेम करूं कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी को भी ऐसे क्या बनाना पड़ेगा, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्यों बनाना पड़ेगा? हेलो,
कंपनी क्यों बनाए रजिस्टर ऑफ मेंबर? जिससे कि पता चले कि हमारे मेंबर कौन कौन लोग हैं। नहीं, क्या उखाड़ लोगे ये जान के कि आपके मेंबर कौन लोग हैं? अरे भाई, आप तो पब्लिक इशू लाए, आपके पैसे आ गए, किस्सा खत्म ना, चूल्हे में जाए आप कौन मेंबर है, क्या मतलब अपने को? नोटिस किसको भेजेंगे, डिविडेंड किसको देंगे, राइट इशू की इंटीमेशन किसको देंगे, बोनस शेयर किसको देंगे, कॉल्स ऑन शेयर्स किससे करेंगे, वोट डालने का पावर किसको देंगे, पता तो हो एटलीस्ट। और शेयर ट्रांसफर कैसे करेंगे फिर, कि भाई तेरे नाम से हटा के इसके नाम पे चढ़ा लें, तो वो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो मेंबर का रजिस्टर तो कंपनी को बनाना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन 88, रजिस्टर इन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 88। सर 88 आ गया? हाँ बेटा, अभी बहुत बचा है। लेकिन एवरी कंपनी शुड मेक रजिस्टर ऑफ। अच्छा, हर कंपनी रजिस्टर बनाएगी? कौन सी कंपनी लिखा है? कौन सी कंपनी? कंपनी के पहले क्या लिखा है? हाँ, ऑनलाइन वालों, कंपनी के पहले प्रीफिक्स क्या है? दो लोग पढ़ पा रहे हैं कि कंपनी के पहले क्या लिखा है, बाकी सब तो सो गए लगता है, नालायक। अरे जागो बेटा, उठो जागो, और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ऐसा किसी महापुरुष ने कहा है, जानते हैं उनका नाम? स्वामी विवेकानंद। अरे वाह, एक दो लोगों को पता है। एवरी कंपनी, वो प्राइवेट हो कि पब्लिक हो, विद कैपिटल हो कि विदाउट कैपिटल हो, कैसी भी कंपनी हो, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा उसको। किसका? मेंबर्स का। एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा उसको अलग, डिवेंचर होल्डर्स का। मेंबर्स का अलग बना लो, डिवेंचर होल्डर्स का अलग बना दो, और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का अलग बना दो। सर और क्या बचा? अरे कुछ भी ना भाई, एक इक्विटी शेयर होल्डर अलग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अलग, फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर अलग, फिर डिवेंचर होल्डर अलग। डिपॉजिटर का रजिस्टर तो वो फिर वो डिपॉजिट के सेक्शन में कवर हो गया, डिपॉजिट रूल्स में लिखा है वो, तो वो यहां नहीं लिखा है। अच्छा, रजिस्टर पता है कैसा बनता है? कि एक पेज पे एक मेंबर की डिटेल आती, कि एक पेज है, उसके ऊपर सब कुछ आएगा, मेंबर का नाम, मेंबर का एड्रेस, कितनी तारीख को शेयर खरीदे, कितने खरीदे, जो शेयर लिए उसका सीरियल नंबर क्या है, फिर और खरीदे तो यही लिख लिए, फिर बेचे तो इसी में माइनस कर दिए, खाता खुल गया ये। अरे लेजर में खाता खुलता है ना, एक लेजर सुना है कि नहीं तुमने? उसमें अकाउंट खुलता है, सुना ना? तो एक पन्ने पे यूजुअली एक अकाउंट होता है, तो ऐसे हर मेंबर का ना एक खाता खुल गया एक एक पेज पे। तुम मेंबर बने पहले, पेज नंबर 1 पे तुम्हारा नाम आ गया, पेज नंबर 2 पे अदिति का नाम आ गया, पेज 3 पे मानसी है, पेज 4 पे हीरल, पेज 5 पे अर्चित, पेज 6 पे गोलू सैनिटाइजर वाला है इधर। हाँ, तो ये बच्चे का भविष्य यही है ये। वो सुना था कि नहीं, एक कॉलेज, आप एक जोक आपने, कि एक बच्चा नया एमबीए कॉलेज में पहुंचता है, वो चौकीदार से पूछता है, भाई साहब कॉलेज कैसा है? अरे बोले बहुत शानदार है, मैं भी यहीं पढ़ता था। ये ये जो यहाँ गोलू सैनिटाइजर वाला बन के बैठा है, ये वही है। इसको भी पूछेंगे अगली बैच के बच्चे 5 साल बाद। अरे बोले मैं भी यहीं पढ़ता था, आजकल सैनिटाइज कर रहा हूँ। तो भाई आप समझो, सारे रजिस्टर बनाने पड़े। अब क्या एक पेज पे एक बन गया? कोई सीक्वेंस हो ही नहीं, जो आते गए उनके पेज बनते गए।
सर इसे 1000 लोग हुए तो बाद में ढूंढेंगे कैसे? अल्फाबेटिक तो हुए नहीं, ये तो रैंडम हो गए। ढूंढने के लिए ना फिर एक इंडेक्स बना लो। अगर आपके 50 या ज्यादा लोग हैं, सर हमारे मेंबर 50 हैं, 51 हैं, ठीक है, 50 51 कुछ भी है ना तुम्हारे, अब इंडेक्स बनाओ। ये इंडेक्स अल्फाबेटिकल बन जाएगा कि आपने अल्फाबेटिक लिस्ट बना ली, उसमें नाम के आगे पेज नंबर लिखा है कि अच्छा आपने ढूंढा कि अक्षत मेहता पेज नंबर 10, ऐसा मिल जाएगा। फिर उस पेज नंबर पे जाके ढूंढ लो। हाँ, मेंबर तो रोज नए आ जाएंगे तो कंपनी रोज रजिस्टर अपडेट करेगी। हाँ बेटा, पर आजकल ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो उसकी वजह से इतना मुश्किल नहीं है। बट एक जमाने में मैनुअल में भी ये सब किया जाता था, काफी लेबोरियस वर्क हुआ करता था। डीमैट रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी इज डीम्ड रजिस्टर। अभी आजकल तो शेयर सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए ना, तो रजिस्टर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब तो इलेक्ट्रॉनिक में भी और एक कदम आगे बढ़े। पहले इलेक्ट्रॉनिक खुद रखते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक खुद भी नहीं रखते हैं। कौन रखता है? डिपॉजिटरी रखता है। अपना टाइम 11:15 है कि 11:30 है कि 11:45 है? 11:15 है। अच्छा अच्छा। तो अब क्या हो गया आजकल तो कि डीमैट में हो गया ना। डीमैट मतलब एक तीसरा ही कंपनी है, NSDL है, CDSL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। जैसे बैंक में अकाउंट खोल के आप पैसा जमा करते हो ना, ऐसे NSDL या CDSL में डीमैट अकाउंट खोल के वहाँ शेयर जमा कर देते हो। और जैसे आपका पूरा हिसाब किताब बैंक के पास रहता है कि कितने पैसे आए कितने गए, कभी भी ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल लो आप, ऐसे डीमैट में सब रिकॉर्ड है। तो कंपनी आजकल अपने शेयर होल्डर का हिसाब किताब ही नहीं रखती है। कंपनी खुद भी डिपॉजिटरी से पूछ लेती है, जरा तुम्हारे रिकॉर्ड में देख के बताना हमारे शेयर होल्डर कौन कौन है। तो ये डीम्ड रजिस्टर हो गया ना आजकल, कि बस कंपनी अपने रजिस्टर में सिर्फ पता है क्या लिख लेगी, नंबर 1 NSDL, नंबर 2 CDSL, बस खत्म। बाकी के रिकॉर्ड फिर इनके कंप्यूटर में मिल जाएंगे। ऐसा अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हाँ बेटा डीमैट थर्ड पार्टी है। डीमैट मतलब एक अलग ही संस्था है जो सारे शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती है। इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मे कीप फॉरेन रजिस्टर। सर फॉरेन में रजिस्टर क्यों रखेंगे, कंपनी इंडिया में, फालतू बात करते हो आप। अरे कुछ शेयर होल्डर फॉरेन में भी तो हो सकते हैं। एक मिनट, क्या इंडियन कंपनी के शेयर फॉरेन ओरिजिन के लोग खरीद सकते हैं? हाँ बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, भर पल्ले से खरीदते हैं, धड़ल्ले से खरीदते हैं, FPI के नाम से खरीदते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FDI के नाम से खरीदते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और भी कई तरीके हैं इनके इंडिया में आने के। ADR के फॉर्म में खरीदते हैं, GDR के फॉर्म में खरीदते हैं। फुल फॉर्म मालूम है? अमेरिकन डिपॉजिटरीज रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरीज रिसीट, इन सब नामों से विदेशी अपने यहाँ आते हैं। तो वो मालूम पड़ा अपने न्यूयॉर्क में ही 5000 शेयर होल्डर हैं, तो एक रजिस्टर न्यूयॉर्क में रख लिया। तो सर वहाँ रख लिया तो यहाँ तो नहीं रखना पड़ेगा ना? अरे नहीं, यहाँ तो न्यूयॉर्क वालों के सबके नाम यहाँ तो रहेंगे ही, प्लस एक एक्स्ट्रा रजिस्टर वहाँ भी रख सकते हैं, बशर्ते अपना आर्टिकल ऐसा करने को ऑथराइज करे। ठीक है, ये हो गई बात रजिस्टर को बनाने की। अब रजिस्टर बनेगा तो टाइम टाइम पे बंद भी होगा। अभी एक बच्चे ने पूछा ना कि शेयर होल्डर तो रोज बदल जाते हैं, तो अब मैं डिविडेंड किसको दूं? बाय द टाइम कंपनी, अच्छा कंपनी अगर बोले कि जरा रजिस्टर में देखना, फिजिकल रजिस्टर वाले दिन याद करो आप,
कि ये मोटे मोटे 20 रजिस्टर हैं कंपनी के पास जिसमें हजारों शेयर होल्डर के नाम लिखे हैं। कंपनी ने क्लर्क को बिठाया कि भाई एक कागज पे एक लिस्ट बना ले तो कि अपने किस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं, तो उस हिसाब से डिविडेंड दे देंगे। जब तक वो लिस्ट के आखिरी पेज पे आए तब तक पहले पेज के नाम ही बदल जाए। नहीं समझे आप मेरी बात? समझ गए ना? तो ये झंझट था यार बहुत, कैसे करें ये सब मैनेज करना ही बहुत मुश्किल था। तो कंपनियां इसके लिए पता है क्या करती थी, रजिस्टर ही क्लोज कर देती थी कि भाई साहब ये डिविडेंड बांटने का काम चल रहा है। डिविडेंड तो एक एग्जांपल, मतलब जब भी कंपनी और शेयर होल्डर के बीच कम्युनिकेशन होना होता था, कंपनी दरवाजा बंद कर लेती, ना अब कोई बाहर जाएगा, जैसे तुम शेयर होल्डर में कंपनी में गेट बंद करवा दूं, ना अब कोई बाहर जाएगा, ना कोई नया अंदर आएगा। जब तक ये जनगणना पूरी ना हो जाए, यहाँ की ये लिस्ट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक रजिस्टर बंद, तब तक शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो कंपनियां ऐसे 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए रजिस्टर क्लोज कर दिया करती थी। इस दौरान शेयर बेचो आपस में, पर कंपनी के पास ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं ले जाया जा सकते थे। ठीक है, तो उसको फिर अब, अच्छा वो कहाँ चला गया, वो रजिस्टर क्लोज करने का सेक्शन आगे आएगा, कल पढ़ते हैं। फिर टाइम तो बचा है बट कल देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। इन केस डेथ हो गई तो हाँ बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम आ जाता था रजिस्टर में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कल परसों से कर देंगे चालू बेटा। मतलब सब बेच सकते हैं आसपास में, हाँ बेटा बेच सकते हैं, बट ट्रांसफर नहीं होते थे। हाँ बेटा, न्यू वाली में भी नेगोशिएबल होगा, सब में नेगोशिएबल होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।